हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है फेसिंग ट्रबल विद रीजन एंड रिजॉल्व। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर इट इज क्वाइट नॉर्मल इन आवर लाइफ टू गेट इन टू ट्रबल। कह रहा है कि ये काफ़ी सामान्य बात है कि हम अपनी लाइफ में एक किसी समस्या में पड़ जाएं। इट मे बी अ न्यू प्रॉब्लम, वो एक नई समस्या हो सकती है, और एन ओल्ड वन सर्फिंग, या फिर कोई पुरानी समस्या जो दोबारा सामने आ गई हो। What is different, however, is the reaction of an individual। कह रहा है कि जो चीज़ अलग होती है वो ये है कि उन समस्याओं के सामने जो हमारा रिएक्शन होता है, ठीक है, तो वो चीज़ एक तरीके से अलग होती है सबकी। इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल नेचर, वो सबके अपने अपने स्वभाव के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि कोई भी समस्या कैसी होगी ये आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसके सामने कैसा रिएक्ट करते हो, कैसा रिएक्शन देते हो। वन में लेमेंट वॉट इज हैपनिंग टू हिम, हम एक तरीके से दुखी हो सकते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और गेट एंग्री अबाउट इट, और उसकी उस समस्या, जैसे कोई समस्या आ गई, मान लो कल पेपर है और किसी के हाथ में थोड़ा बहुत चोट आ गई, तो हम ये गुस्सा होने लगेंगे कि हमारे साथ क्यों होता है, सबके साथ नहीं होता, मैंने इतनी तैयारी करी, अब तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो कह रहा है जैसी समस्या आएगी या तो आप बहुत ज़्यादा दुखी होने लगोगे या उसके ऊपर गुस्सा होने लगोगे, एंड ब्लेम समवन फॉर इट, या फिर किसी को ब्लेम कर दोगे, और फियर द वर्स्ट, या फिर ये सोचने लगो कि अरे अब तो समस्या आ गई, अब तो बहुत बुरा होने वाला है। अपने से रिलेट करते हैं कि मान लो एग्जाम देने गए और पेन खत्म हो गया, अब पूरे दिमाग में ये मान लेंगे कि पूरे भैया सेंटर में पेन मिलेगा नहीं, किसी के पास पेन होगा नहीं, जिससे मांगेंगे वो नहीं देगा। ठीक है, तो हमेशा एकदम खराब सोचना कि अब तो गया, प्री वी मेंस सब गया। और सीक सिंपैथी फ्रॉम समवन, या फिर हम एक तरीके से सिंपैथी गेन करना चाहते हैं लोगों से जब समस्या में पड़ते हैं, और गो इन टू डिनाइल, या फिर एकदम ही उस समस्या को नकार देते हैं कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मेरी समस्या है ही नहीं, इट कैन नॉट हैपन टू मी, मतलब ये मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता। तो कह रहा है कि ये स्टेज होती है जब कोई समस्या आती है और हम अपने नेचर के हिसाब से उसके साथ डील करते हैं। वेरी सेल्डम डज वन टेक द ब्लेम फॉर इट और कंसीडर इट एज नॉर्मली अकरिंग। कह रहा है कि ऐसा बहुत ही कम बार होता है कि अब जो भी समस्या आती है उसका ब्लेम हम अपने ऊपर लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं, और ये मानते हैं कि भाई ये नॉर्मल है, मतलब समस्याएं तो आती रहती हैं, कोई भी ना कोई समस्या, जिंदगी का नाम ही है समस्या। एंड इट इज रियरली रेयर टू सीक गाइडेंस एंड हेल्प फ्रॉम गॉड, और कह रहा है कि हम शायद ही कभी भगवान से हेल्प मांगते हैं या शायद ही कभी उनसे कोई गाइडेंस मांगते हैं। फॉर्चुनेटली आई डू, राइटर कह रहा है भाग्य से मैं ऐसा करता हूं। द माइंड गोज इन टू ओवर ड्राइव फॉर ऑलमोस्ट ऑल, कह रहा है कि जो हमारा दिमाग है जब कोई समस्या आती है तो बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है, बहुत ज़्यादा मनगढ़ंत चीज़ों को सोचने लग जाता है। श्योरली सीकिंग अ सॉल्यूशन इज नॉर्मल, राइटर कह रहा है ये ठीक है कि हम सॉल्यूशन को ढूंढ रहे हैं, ये चीज़ नॉर्मल है, कोई भी समस्या हमारे सामने आती है, सॉल्यूशन ढूंढना एक चीज तरीके से नॉर्मल होता है। एज इज थिंकिंग ऑफ अवॉइडिंग और एस्केपिंग द प्रॉब्लम, और कह रहा है कि या फिर उस समस्या को अवॉइड करना या फिर उस समस्या से दूर भागना, उससे मतलब अब छुटकारा पाना, ये भी एकदम नॉर्मल है। बट बिकमिंग ऑब्सेस्ड अबाउट समथिंग इज नॉट वाइज एट ऑल, मगर किसी को एकदम किसी चीज़ से एकदम ऑब्सेस्ड हो जाना, बहुत ज़्यादा लगाव लगा लेना, उसी चीज़ में लगे रहना, है ना, अपना दिमाग उसी में ही खपाए रखना, कह रहा है ये जो है वो बुद्धिमानी की बात नहीं है। What should one do? तो हमें करना क्या चाहिए? There are 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन है हमारे पास। One is to think hard about what the best course of action is। एक तो हमें बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से ये सोचना चाहिए कि सबसे ज़्यादा इस समस्या के लिए बेस्ट एक्शन क्या होगा। पहला ऑप्शन तो ये हो गया, ठीक है। However, हालांकि इट मे नॉट बी सो ईजी, कह रहा है कि ये जो चीज़ है इतना आसान नहीं होता है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेना बहुत आसान नहीं होता। कभी कभी बहुत धर्म संकट होता है। मान लो कि आप पेपर देने जा रहे हो, ठीक है, और किसी बंदे की रास्ते में जान जा रही है और आपके पास वो लास्ट अटेम्प्ट है, अगर आपने वो क्वालिफाई नहीं किया तो आपके घर में जो 5 लोग बैठे हैं वो भूखे मरेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या डिसीजन लेना चाहिए? तो ये धर्म संकट है। तो यहां पे कह रहा है कि इतना आसान नहीं होता, क्योंकि लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। देन वन शुड सीक हेल्प फ्रॉम अ नियर और डियर वन, तो कह रहा है कि तब हमको अपने आसपास जो हैं उनसे मदद लेनी चाहिए। ईगो शुड नॉट बी अलाउड टू इंटरफेयर, और जो हमारा जो घमंड है
उसको ऐसी स्थिति में हम हमारे ऊपर नहीं आने देना चाहिए, उसको दूर रखना चाहिए। मतलब घमंड को किसी भी स्थिति में इंटरफेयर या अपने अंदर आने नहीं देना चाहिए। थर्डली, दूसरी चीज है, वन शुड बिगिन प्रेइंग टू गॉड फॉर गाइडेंस एंड हेल्प। कह रहा है कि तीसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि हमें भगवान की मार्गदर्शन के लिए उनसे प्रे करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और उनसे हेल्प मांगनी चाहिए। लेट अस सी व्हाट अदर्स कैन डू। राइटर कह रहा है कि अब देखते हैं कि ऐसी स्थिति में दूसरे लोग हमारे साथ क्या कर सकते हैं। दे कैन सिंपथाइज बीइंग काइंड। कह रहा है कि वो एक तरीके से सहानुभूति जता सकते हैं, ठीक है, हमारे साथ दयालु हो सकते हैं। सिंपथाइज मतलब सहानुभूति, काइंड मतलब दयालुता मतलब दया। सम में फाइंड फॉल्ट विद द पर्सन। कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारे अंदर कमी ढूंढ लेंगे, भाई तुम्हारी वजह से हो रहा है, तभी तुम समस्या में फंसे हो। एंड मेक हिम फील गिल्टी और फुलिश। एक तरीके से हमें गिल्टी भी फील करा देंगे और मूर्ख भी एक तरीके से बना देंगे। सम में ट्राई टू गाइड एंड हेल्प इन देयर लिमिटेड वेज। और कुछ लोग क्या करेंगे कि आपको एक तरीके से गाइड करने की कोशिश करेंगे और अपनी क्षमता के अनुसार आपकी मदद करेंगे। ऐसे समाज में बहुत लोग होंगे। मान लो अभी आप किसी से कह दो कि भाई मेरा 1-2 नंबर से बहुत बार नहीं हुआ सिलेक्शन, तो 90% लोग तो मानेंगे नहीं, भाई तुम झूठ बोल रहे हो। और 10% में जो 5% लोग होंगे वही बोलेंगे भाई तुम्हारे अंदर डिटर्मिनेशन की कमी थी, अब तुम कैसे बताओ कि तुमने पूरा डिटर्मिनेशन दिया है अपना, मगर उसके बावजूद तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो मतलब कुछ लोग, और कुछ जो है वो तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, जैसे कुछ कह देंगे भाई ठीक है अपना बिजनेस डालो, कुछ भी करो। तो इस तरीके से समाज में बहुत से लोग होते हैं। दिस इज वॉट गॉड कैन डू फॉर अस। कह रहा है कि भगवान हमारे लिए क्या कर सकते हैं। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। राइटर कह रहा है कि मैं आपको बहुत ही ऑनेस्टली चीजों को बताने जा रहा हूं। गॉड इग्नोर्स मोस्ट ऑफ आर रिक्वेस्ट इफ दे आर नॉट वेरी सिंसियर। कह रहा है कि भगवान हमारी ज्यादातर रिक्वेस्ट को इग्नोर कर देते हैं अगर उसमें सीरियसनेस नहीं है, अगर वो सिंसियर रिक्वेस्ट नहीं है तो। विच मोस्ट आर नॉट। जो कह रहा है कि ज्यादातर हमारी जो रिक्वेस्ट होती है वो बहुत ज्यादा सिंसियर वाली रिक्वेस्ट नहीं होती है। हम कभी भी कैजुअली कुछ ना कुछ, आज हमारे पास कार नहीं है, आज हमारे पास घर नहीं है, मतलब जिससे हमारा काम चल सकता है, फिर भी हम भगवान की तरफ कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। उनकी बात कर रहा हूं जो भगवान को, ईश्वर को मांगते हैं, ठीक है। ऑल आर प्रेयर्स फॉर हेल्प मस्ट बी इन अ हम्बल मूड। कह रहा है कि हमारी जितनी भी प्रेयर्स होनी चाहिए ईश्वर से वो काफी विनम्र होनी चाहिए। अब यहां पे ईश्वर एक ही नहीं, बहुत लोग पढ़ रहे होंगे, डाइवर्सिटी है हमारे देश में, तो जिसके जिसके जो ईश्वर है आप उससे कनेक्ट करो, ठीक है। गॉड विल गाइड परफेक्टली। कह रहा है कि ईश्वर जो है वो हमें परफेक्ट तरीके से गाइड करता है, मार्गदर्शन दिखाता है। बीइंग ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट मतलब क्या होता है, जिसको हर चीज का ज्ञान हो, है ना, पूरा ज्ञान रखता हो। तो और ईश्वर जो है उसको हर चीज का ज्ञान है, उसको हर चीज पता है। डज गॉड नो द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एज वेल। राइटर पूछ रहा है क्या ईश्वर को हमारे अतीत का, वर्तमान का और भविष्य का भी पता है? सब कुछ क्या ईश्वर को पता है? इन शॉर्ट, गॉड नोज द बिग पिक्चर विच वी आर नेवर प्रिवी टू। कह रहा है कि इन शॉर्ट ईश्वर जो है वो हर चीज को जानते हैं जिसका ज्ञान हमको नहीं हो सकता। प्रिवी टू का मतलब होता है, फ्रेज है ये, इसका मतलब होता है कि आपको कोई स्पेसिफिक जानकारी हो, ठीक है, कोई स्पेसिफिक ज्ञान हो। एंड इफ वी आर डिवोटीज ऑफ गॉड। कह रहा है कि अगर हम भगवान के भक्त होंगे, हैविंग डेवलप्ड गॉड कॉन्शियसनेस, अगर हमने एक तरीके से ईश्वर को लेकर अपने अंदर अवेयरनेस जगा रखी होगी, चेतना जगा रखी होगी, ही हेल्प्स अस टू ओवरकम आर प्रॉब्लम्स बाय हिज इच्छा शक्ति, डिवाइन विल पावर। तो कह रहा है कि अगर हमने अपने अंदर ईश्वर को लेकर चेतना जगा रखी होगी, अवेयरनेस जगा रखी होगी, तो ईश्वर हमारी समस्याओं के लिए हमारी मदद करता है अपनी इच्छा शक्ति से, जिसको वो बोल रहा है राइटर डिवाइन विल पावर से। एज प्रोमिस्ड बाय लॉर्ड कृष्णा इन द भगवद गीता वर्स 18.58। अच्छा, ये श्लोक है भगवद गीता का, ठीक है। तो कह रहा है कि जिस तरीके से भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में इस अध्याय में, शायद मुझे पता नहीं है ना, ये 58 श्लोक 18वां अध्याय में जो है उसमें बता रखा है। अब कौन सा श्लोक है मुझे नहीं पता। गॉड मोस्टली यूजेज अ नियर और डियर वन टू एक्सटेंड सच हेल्प। कह रहा है कि ईश्वर जो है वो कभी मतलब अपने ही किसी से हमारे पास सहायता पहुंचाता है। एडिशनली गॉड मेक्स अ नोट ऑफ अस फॉर एक्सटेंडिंग हेल्प इन द फ्यूचर टू। और ईश्वर इस बात का भी ध्यान रखता है कि अगर आगे भी हमको जरूरत पड़े तो वो हमारे पास हेल्प पहुंचा सके। वॉट शुड वन नॉट डू व्हेन इन ट्रबल और फेस्ड विद अ प्रॉब्लम। अब राइटर कह रहा है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए
जब हम किसी समस्या में हो या समस्या को फेस कर रहे हो। फ्रीज विद फियर मतलब डर से हमको एकदम स्तब्ध नहीं हो जाना चाहिए, रुक नहीं जाना चाहिए। थिंकिंग ऑफ द वर्स्ट बहुत ज्यादा बुरा नहीं सोचना चाहिए। विच सेल्डम हैपन जो कभी कभी कभार ही होता है। सेल्डम मतलब कभी कभार, मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत बुरी चीज होने वाली है। राइटर कह रहा है कि शायद ही वो किसी इतना बुरा जितना हम सोचते हैं वो शायद ही किसी के साथ होता है। इफ इट वर सो कॉमन कह रहा है कि अगर इतना ही ज्यादा वर्स्ट होना इतना ज्यादा कॉमन होता लाइफ में, हाउ वुड एनीवन सर्वाइव टिल राइप ओल्ड एज तो इतनी क्या कहते हैं बुढ़ापे तक हर कोई व्यक्ति ना जी पाता। मतलब ज्यादातर देखते हो 70-80 साल के लोग होते हैं, अगर उनकी जीवन में समस्याएं तो आई होंगी, तो अगर इतनी ज्यादा चीजें खराब हो जाती तो वो इतना जीते कैसे। आज अगर उनसे पूछोगे तो वो सभी कहेंगे, 70-80 साल से किसी को पूछो कि भाई आपको सबसे ज्यादा किस बात का दुख है आपके जीवन में नहीं हुआ, तो वो प्रेजेंट की ही बात करेंगे, भाई ऐसा है। वो कभी भी 30-40 साल पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी बात नहीं होगी, ना तो इतना ज्यादा दुख होगा उस बात का। ठीक है, इसलिए जो लोग आजकल सुसाइड करते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, रिजल्ट को लेकर, या सिलेक्शन नहीं हो रहा है या फिर कुछ भी नहीं हो रहा लाइफ में, ये टेम्परेरी है। आज से 10 साल बाद जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो अगर सोचोगे तुम फालतू इतनी टेंशन लेते थे। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में रखना चाहिए। और लेमन वन बैड लक और कभी कभी हम बहुत ज्यादा अपनी खराब किस्मत के ऊपर दुख जताते हैं। लेमन मतलब दुख जताना। बिकॉज ऑल गुड और बैड दैट हैपन्स टू अस इज ड्यू ओनली टू आवर पास्ट कर्मास एक्ट। अब ये राइटर की सोच है, कह रहा है कि जितना भी हमारे साथ अच्छा या बुरा होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे कर्मों के अनुसार, जैसा पास्ट कर्म रहे होंगे हमारे, उस हिसाब से हमारे साथ होता है। सीकिंग सिंपैथी इज ऑल्सो ऑफ नो गेन। कह रहा है कि अगर हम सिंपैथी लोगों से चाहते हैं तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। बिकॉज इट डजेंट एड्रेस द प्रॉब्लम क्योंकि वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है। गिविंग अप इज अनदर सिली थिंग टू डू। कह रहा है कि हार मान लेना एक और मूर्खता पूर्ण कार्य है। प्रॉब्लम्स जस्ट डू नॉट गो अवे एक्सेप्ट सम। कह रहा है कि प्रॉब्लम जो हमारी जिंदगी में समस्याएं हैं वो तुरंत नहीं चली जाएंगी, मगर कह रहा है कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो तुरंत चली जाएंगी, जैसे लाइक बीइंग स्टक विद बैड कंपनी वाइल ट्रेवलिंग ऑन अ ट्रेन। कि जब हम प्लेन में, आप ट्रेन से कनेक्ट कर लो, हम लोग ज़्यादातर लोग ट्रेन में ट्रेवल करते हैं ना, ट्रेन वाले आदमी हम लोग, तो कह रहा है कि भाई जब हम लोग मान लो प्लेन को हटा देते हैं, ट्रेन सोचते हैं कि ट्रेन में अगर हम लोग जा रहे हैं तो हमारी सीट के बगल में कोई व्यक्ति ऐसा बैठ जा रहा है, आप पता लगा आप बहुत ज़्यादा कम बोलने वाले व्यक्ति हो, तो बहुत ज़्यादा कोई बोलने वाला व्यक्ति तो परेशान हो गए पूरे यात्रा में। भाई जैसे ही स्टेशन पे उतरोगे तो वो समस्या खत्म हो जाएगी। तो कह रहा है कि कुछ जो समस्याएं होती हैं वो तो तुरंत चली जाती हैं, मगर कुछ समस्याएं वो तुरंत नहीं जाएंगी। पोस्टपोनिंग एक्शन डजंट हेल्प इफ द प्रॉब्लम इज अर्जेंट। कह रहा है कि अगर प्रॉब्लम जो है वो अर्जेंट है तो अपने एक्शन को बार बार टालना किसी भी तरीके से आपकी मदद नहीं करने वाला है। जैसे फीवर हो गया, भाई फीवर को टालते रहोगे तो कोई मदद करने वाला है, या तो भाई तुम दवाई लो या डॉक्टर के पास जाओ। एंड वन मस्ट बी प्रिपेयर टू टॉलरेट अंटिल द प्रॉब्लम इज सॉल्व। कह रहा है कि हमको एक तरीके से चीजों को सहन करना आना चाहिए जब तक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व ना हो जाए। मतलब हमारे अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए, आपको अपनी सहन शक्ति दिखानी होगी जब तक आपकी लाइफ से समस्याएं दूर नहीं हो जाती हैं। मतलब एक तरीके से अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा। इनटॉलरेंस मेक इट्स वर्क। अगर आप इनटॉलरेंस दिखाओगे तो इससे चीजें जो है वो और ज्यादा खराब हो जाएंगी। जस्ट एज हैप्पीनेस एंड माइजरी आर फॉर एवर कमिंग एंड गोइंग। कह रहा है कि जिस तरीके से दुख हो गया या सुख हो गया वो आते जाते रहते हैं लाइफ में, प्रॉब्लम विल ऑल्सो कम, वैसी समस्याएं भी आएंगी। एंड वी मस्ट बी प्रिपेयर टू डील विद देम। और हमको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा उनसे डील करने के लिए, उनसे निपटने के लिए। ट्रबल इज इनएविटेबल। कह रहा है कि जो समस्या है उसको आप टाल नहीं सकते हो, बट हाउ वी रिस्पॉन्ड डिफाइन अस। मगर किस तरीके से उस समस्याओं को हम एक तरीके से उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो दर्शाता है कि हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी, हम कैसे हैं। बाई कंबाइनिंग थॉटफुल एक्शन, अगर हम सोच समझ के एक्शन लें, द सपोर्ट ऑफ लव्ड वंस, अपने जो सगे संबंधी हैं उनसे सपोर्ट लें, एंड सिंसियर फेथ इन गॉड, और ईश्वर के ऊपर भरोसा रखें, वी ट्रांसफॉर्म क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। तो हम इन समस्याओं को बदल सकते हैं उन अपॉर्चुनिटीज में जो कि हमारी ग्रोथ करेगी। प्रॉब्लम्स टेस्ट आर पेशेंस एंड कैरेक्टर। जो समस्याएं होती हैं वो हमारे पेशेंस और कैरेक्टर को टेस्ट करती हैं। मान लो कि आप मेंस में मैथ्स का जब पेपर देते हो तो एक कोई क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं
जो ऐसा लगता है अरे भाई ये तो पढ़ा ही नहीं है, ये तो कहीं किया ही नहीं है, वो वहाँ पे आपका पेशेंस चेक किया जा रहा होता है। ये नहीं देखा जा रहा होता है कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्या आप उस क्वेश्चन को लेके क्या पूरा पेपर खराब करने वाले हो, या फिर उस समस्याओं को उसी समय अवॉइड करके पूरा पेपर सही करने वाले हो? ऐसा तो आपकी जॉब में भी होगा ना। कल को एक ऐसी समस्या आएगी, क्या आप जो सॉल्व नहीं कर सकते हो तो उसको अवॉइड करना होगा और चीजों को सही करना होगा। तो वहां पे यही एक तरीके से हम रिलेट कर रहे हैं अपने जो सिनेरियो उसके साथ। बट विद ह्यूमैलिटी एंड परसिवरेंस, कह रहा है कि लेकिन विनम्रता और परसिवरेंस के साथ, दृढ़ता के साथ, दे अल्टीमेटली स्ट्रेंथन अस। तो ये जो समस्याएं हैं वो हमको मजबूत बनाती हैं। ठीक है, समझ में आया? वाई डज द ऑथर कंसीडर सीकिंग सिंपैथी इनइफेक्टिव ड्यूरिंग ट्रबल? ऑथर ऐसा क्यों सोचता है कि अगर हम समस्या के दौरान किसी की सहानुभूति चाहेंगे तो उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। इट प्रोवाइड्स इमोशनल कंफर्ट, एक तरीके से वो हमको इमोशनल कंफर्ट तो दे सकता है विदाउट एड्रेसिंग द अंडरलाइन डिफिकल्टी, मगर जो हमारी जो समस्या है उसको ख़त्म नहीं करेगा। तो यही बात की गई थी कि अगर हम सिंपैथी गेन करना भी चाहते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो हमारी समस्या को हल नहीं करेगा। तो ये जो है एकदम करेक्ट आंसर है। वॉट डज द ऑथर आइडेंटिफाई एज गॉड्स प्राइमरी रोल इन ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग? कह रहा है कि जो ऑथर है वो क्या समझता है कि गॉड का, ईश्वर का क्या प्राइमरी रोल है, क्या मुख्य रोल है इंसानों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। प्रोवाइडिंग परफेक्ट गाइडेंस, एक तरीके से उनको परफेक्ट गाइडेंस देना थ्रू डिवाइन नॉलेज, अपनी डिवाइन नॉलेज के जरिए, एंड विल पावर, जो इच्छा शक्ति की बात की गई थी ना, कि जो ईश्वर है वो अपनी इच्छा शक्ति से, जो लोग ईश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, जिनके अंदर चेतना होती है ईश्वर को लेकर, तो ईश्वर उनकी मदद करते हैं अपनी इच्छा शक्ति के साथ। ये लाइन पढ़ी थी, तो इसलिए ये जो है एकदम करेक्ट आंसर है। इमीडिएटली एलिमिनेटिंग एवरी डिफिकल्ट फेस्ड बाय डिवोटीज, कह रहा है कि ईश्वर तुरंत सारी समस्याओं को खत्म कर देता है। भैया ईश्वर ऐसे तरीके से काम नहीं करता है, वो उनके अलग अलग तरीके होते हैं काम करने के। ठीक है। पनिशिंग इंडिविजुअल्स फॉर पास्ट एक्शन थ्रू सफरिंग, कह रहा है कि ईश्वर हमें एक तरीके से पनिश करता है हमारे पास्ट एक्शन के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं डायरेक्टली नहीं बताया गया। वो एक तरीके से नेचुरल फिनोमेना है कि आप कोई गलती करोगे तो उसका रिजल्ट आपके सामने आना है। अलाउइंग प्रॉब्लम्स टू परसिस्ट एज स्पिरिचुअल पनिशमेंट, नहीं। तो ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। विच अजम्पशन अबाउट ह्यूमन नेचर अंडरलाइज द ऑथर्स आर्गुमेंट, कह रहा है कि जो ऑथर का तर्क है उसको लेकर, मतलब ह्यूमन नेचर को लेकर उनकी क्या धारणा है। ह्यूमन जनरली रिमेन्स काम व्हेन कन्फर्टेड विद अनसर्टेनिटी, कह रहा है कि इंसान बहुत ही शांत रहता है जब अनिश्चितताओं से उसका सामना होता है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। इंडिविजुअल्स ऑलवेज पजेस एडिक्वेट विजडम टू रिजॉल्व डिफिकल्टीज, कह रहा है कि हर व्यक्ति के पास अपनी समझ होती है कि वो अपनी समस्याओं को खुद सॉल्व कर लेता है। नहीं, मोस्ट पीपल हैबिचुअली एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पर्सनल फेलियर, कह रहा है कि ज़्यादातर लोग अपनी जो पर्सनल फेलियर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं, पीपल इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट इमोशनली रादर देन रैशनली टू क्राइसिस, कह रहा है कि लोग समस्या के वक्त एक तरीके से प्रैक्टिकल रूप से काम नहीं लेते हैं, भावनात्मक रूप से ज़्यादा वो रिएक्ट करते हैं। तो डी एकदम करेक्ट आंसर है। लोग इमोशनली रिएक्ट ज़्यादा करते हैं, रैशनली कम सोचते हैं। ठीक है। वॉट ब्रॉडर फिलॉसफी ऑफ लाइफ डज द ऑथर एडवोकेट थ्रू द डिस्कशन, कह रहा है कि जो ऑथर ने इतनी सारी चर्चाएं करी हैं पूरे पैसेज में, वो हमें लाइफ की कौन सी फिलॉसफी के बारे में समझाना चाहता है। सफरिंग शुड बी अवॉइडेड थ्रू कैलकुलेटेड इमोशनल डिटैचमेंट, कह रहा है कि अगर हम भावनात्मक रूप से लोगों से दूर हो जाएं तो इससे हम अपने दुखों को अवॉइड कर सकते हैं। नहीं भाई, ऐसा कहीं भी नहीं बताया गया। प्रॉब्लम्स आर इनविटेबल, प्रॉब्लम को टाला नहीं जा सकता। एंड मस्ट बी फेस्ड विथ फेथ एंड कंपोजर, और हमें उसको एक तरीके से काम रहकर झेलना होगा और ईश्वर के ऊपर भरोसा दिखाते हुए उसको, उस समस्या को झेलना होगा। तो ये बात कही गई है ना, तो इसको हम कह सकते हैं कि भाई ऑथर का यही, वो लाइफ को लेके इसकी यही फिलॉसफी थी कि प्रॉब्लम्स को हम टाल नहीं सकते हैं, बस हम प्रॉब्लम को फेस कैसे करते हैं वो हमको डिफाइन करता है। पर्सनल हैप्पीनेस डिपेंड्स इंटायरली ऑन एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, कह रहा है कि हमारी जो खुद की पर्सनल हैप्पीनेस है वो बाहर के सर्कमस्टांसेस के ऊपर ज़्यादा निर्भर करती है। ऐसा नहीं है, हम कैसा सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड है।
डिवाइन इंटरवेंशन गारंटीज परमानेंट रिमूवल ऑफ हार्डशिप। कह रहा है कि अगर ईश्वरीय इंटरवेंशन होगा तो ये इस बात की गारंटी है कि चीज़ें एकदम हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगी। ऐसी भी कोई गारंटी नहीं होती है। ईश्वर सिर्फ आपकी मदद करता है अपने जैसे अपने संगी संबंधियों को भेजकर, अपने लोगों को भेजकर, मगर एक तरीके से वो आपको गाइडेंस दे सकता है। जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण ने उनको अर्जुन को दिया था गाइडेंस, उन्होंने तुरंत वॉर नहीं जिता दिया था, उन्होंने सिर्फ ज्ञान दिया था अर्जुन को कि अगर वो ऐसा करेगा तो इसके परिणाम ये होंगे। तो अर्जुन ने उनके दिए हुए गाइडेंस को फॉलो किया, इसकी वजह से वो जीत पाया। ठीक है, तो बी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। द ऑथर आर्ग्यूज दैट बिकमिंग ओवरली, कह रहा है कि ऑथर ने ये तर्क दिया था कि बहुत ज्यादा अगर हम डिपेंडेंट हो जाएंगे किस चीज में, डैश अबाउट अ प्रॉब्लम इज अनवाइज, कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से जुड़े रहना या उसके बारे में सोचते रहना ये एक तरीके से समझदारी की बात नहीं है। इवन दो सीकिंग अ सॉल्यूशन इज नेचुरल, और ऑथर ने ये भी बोला था कि अगर हम उस समस्या का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो ये सामान्य बात है। क्या होना चाहिए, इनडिफरेंट एंड डिटैच फ्रॉम प्रेसिंग पर्सनल रियलिटीज, कह रहा है कि अपनी पर्सनल रियलिटीज से एक तरीके से अलग हो जाना और उदास हो जाना, बेखबर होना, नहीं ये कोई मतलब ही नहीं आ रहा है। रिफ्लेक्टिव एंड काम ड्यूरिंग मोमेंट्स ऑफ एक्सट्रीम डिस्ट्रेस, कह रहा है कि बहुत ज़्यादा जब समस्या हो, एक्सट्रीम डिस्ट्रेस हो, बहुत ज़्यादा तनाव हो, तो उस समय काम रहना और सोच समझकर, रिफ्लेक्टिव मतलब सोच समझकर विचार करना। तो इसका मतलब ये तो बताया नहीं था भाई ऑथर ने, तो दोनों ही नहीं है। ऑब्सेस्ड एंड एक्शियस बियॉन्ड रैशनल इमोशनल लिमिट्स, मतलब बहुत ज़्यादा किसी के बारे में सोचना, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, ठीक है, एकदम उसी समस्या के बारे में लगातार सोचने रहना। हाँ, तो ये ऑथर ने जरूर बोला था, इसलिए इसको फिल कर सकते हैं कि ये तर्क दिया था कि ज़्यादातर बहुत ज़्यादा सोचने वाला बहुत अच्छी बात नहीं होती है, ये समझदारी बात नहीं होती है। हाँ, जो सॉल्यूशन को ढूंढना है उस समस्या के लिए वो सामान्य है। तो सी हमारा आंसर होगा। ये हमारा क्लोज टेस्ट है, एक बार खुद से पढ़ के देखो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 येलोइंग स्ट्रीट लैम्प्स कास्ट अ पूल ऑफ लाइट ऑन द डार्क रोड, कह रहा है कि जो 2 स्ट्रीट लैम्प्स थे येलो कलर के, ठीक है, वो एक तरीके से लाइट फेंक रहे थे डार्क रोड के ऊपर। डैश द वुड्स आउटसाइड माजे विलेज, जो कि माजे विलेज के फॉरेस्टों में जा रही थी रोड, उसके ऊपर। दिस सीन इज टिपिकल फॉर नैरो कंट्री साइड रोड्स इन वेलोनिया इन द साउथ ऑफ बेल्जियम, कह रहा है कि बेल्जियम के साउथ में वेलोनिया में ये जो दृश्य है काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है कि एक सक्रिय रोड जो है वो निकल रही है। क्या होना चाहिए यहाँ पे, ऑन द डार्क रोड वाइंडिंग इनटू, वाइंडिंग डाउन, वाइंडिंग ऑन, वाइंडिंग, वाइंडिंग का मतलब होता है घुमावदार, तो ये तो नहीं होगा। वाइंडिंग ऑन का मतलब होता है लगातार चलते रहना, तो ये भी नहीं आ रहा मीनिंग। वाइंडिंग डाउन का मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज़ का एक तरीके से खत्म होना, समाप्त होना, तो ये भी नहीं है। वाइंडिंग इनटू का मतलब होता है कि एक घुमावदार रोड जो है, यहाँ पे वुड्स का क्या मतलब है, फॉरेस्ट, वो उस फॉरेस्ट के अंदर जा रही है, तो यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है, तो इसलिए ए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। हैविंग लाइट्स हियर इज लॉजिकल सेज एंड्रियो डिटॉर्ने, ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन होगा, ठीक है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये कैसा नाम है। हैविंग लाइट्स हियर इज लॉजिकल, कह रहा है कि इस रोडों में लाइट होना एक तर्कसंगत बात है, मतलब सही चीज़ है, ऐसा एंड्रियो डिटॉर्ने 77 साल के हैं, ऐसा उन्होंने कहा। हु, जो कि डैश इन द विलेज फॉर 4 डिकेड्स, जो 40 साल से इस गांव में रह रहे हैं। क्या होना चाहिए भाई, प्रेजेंट में चल रहा है तो लिफ्ट तो हटा दो, लिफ्ट नहीं होगा, हैड हटाओ। 40 साल से रह रहे हैं, क्या हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट हो रहा है ना, कोई चीज़ हो रही थी अभी भी होती जा रही है, तो उसको हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। तो हैज लिव्ड इन द विलेज फॉर 4 डिकेड्स। आई वॉक हियर विद माई डॉग, कह रहा है कि मैं इस रोड में अपने डॉग के साथ वॉक करता हूँ, एंड इट्स मेक्स मी फील, और वो मुझे क्या है भाई, आदमी अपने डॉग के साथ जब टहलता है तो किस तरीके का फील करता है, सोचो। गिव्स मी सम प्रोटेक्शन फ्रॉम थेफ्ट, और एक तरीके से एक थेफ्ट से मतलब चोरी से उनको बचाता है, प्रोटेक्शन देता है। इट मेक्स मी फील सेफ होगा, हाँ मीनिंग तो आ रहा है। वल्नरेबल मतलब क्या होता है, असुरक्षित, तो ये मीनिंग नहीं आ रहा है। अकस्टम मतलब एक तरीके से आदत नहीं। एनिमोसिटी मतलब दुश्मनी, तो ये भी मीनिंग नहीं आ रहा। तो बेस्ट क्या है यहाँ पर, सेफ। आई वॉक हियर विद माई डॉग्स एंड इट मेक्स मी फील सेफ। बेल्जियम ग्लोज लाइक अ क्रिसमस डेकोरेशन एट नाइट, कह रहा है कि बेल्जियम जो है वो क्रिसमस नाइट में जिस तरीके की डेकोरेशन होती है वैसा दिखता है। एज विटनेस फ्रॉम स्पेस, जैसा कि स्पेस से देखा गया है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लाइट पॉल्यूटेड कंट्रीज इन यूरोप, कह रहा है कि यूरोप में यहाँ सबसे ज़्यादा लाइट पॉल्यूशन है।
विद द मिल्की वे स्कार्सली विजिबल एक्सेप्ट इन द मोस्ट रिमोट एरिया। कह रहा है कि ये तुम्हारा जो बेल्जियम हो गया, मिल्की वे को हम तभी वहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत कम हो, लाइट पॉल्यूशन बहुत कम हो। कह रहा है कि हम शायद ही वहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही कम देख सकते हैं। हाँ, कुछ रिमोट एरियाज जो हैं, बाहर के एरियाज है, वहाँ देख सकते हैं। बट इन द कमिंग मंथ्स, कह रहा है कि आने वाले मंथ्स में दीज लैम्प्स आउटसाइड माधे, ये जो माधे विले के आगे मतलब बाहर जो लैम्प्स लगे हुए हैं, इन द म्यूनसिपैलिटी ऑफ विरोइनवल, जो विरोइनवल की म्यूनसिपैलिटी उसके अंतर्गत आता है, विल बी डैश परमानेंटली, उनको क्या कर दिया जाएगा परमानेंटली, एज पार्ट ऑफ अ रेडिकल प्रोजेक्ट टू रिमूव 75 पॉइंटलेस स्ट्रीट लाइट। और ये एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसमें 75 पॉइंटलेस, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं, उन स्ट्रीट लाइट को हटाना है इन दिस एरिया ऑफ वॉलोनिया, इस वॉलोनिया के एरिया में। अक्रॉस यूरोप अननेसेसरी लाइटनिंग इज बीइंग, क्या होना चाहिए यहाँ पर, वेरोनिवल से मतलब कुछ लाइटें जो है वो हटाई जा रही हैं, क्योंकि 75 कुछ पॉइंटलेस टाइप की, मतलब जिनकी ज़रूरत नहीं है, वो भी वहाँ पे लगी हुई हैं। टर्न इनटू मतलब होता है बदल देना, किसी चीज़ में बदल देना तो नहीं होगा। टर्न आउट का मतलब होता है साबित होना। टर्न ओवर का मतलब होता है पलटना। और टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद कर देना। तो डी यहाँ पे एकदम करेक्ट मीनिंग दे रहा है। इन द म्यूनसिपैलिटी ऑफ विरोइनवल विल बी टर्न ऑफ परमानेंटली एज अ पार्ट ऑफ द रेडिकल प्रोजेक्ट टू रिमूव 75 पॉइंटलेस स्ट्रीट लाइट। ठीक है। अक्रॉस यूरोप अननेसेसरी लाइटनिंग इज बीइंग डैश एंड अ की मोटिवेशन इज टू प्रोटेक्ट नेचर। कह रहा है कि पूरे यूरोप में जो अननेसेसरी लाइटनिंग है उसको क्या किया जा रहा है, क्या किया जाएगा सोचो। और इसका कह रहा है इसके पीछे का जो मोटिवेशन ये है कि भाई नेचर को प्रोटेक्ट करना। इग्नाइटेड का मतलब होता है जलाया गया या जला देना, नहीं। इनकरेज मतलब मोटिवेट करना, कोई मतलब नहीं आ रहा है। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, दोष मुक्त करना, तो यहाँ कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा है इसका। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझा देना। तो कह रहा है कि जो अननेसेसरी लाइटनिंग है पूरे यूरोप में उसको बुझाया जा रहा है, और इसके पीछे का जो मोटिवेशन है वो क्या है, नेचर को प्रोटेक्ट करना। तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।